नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण। जैसा कि जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती वहाँ व्याकरण पूछा ही जाता है और उसी क्रम में हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में भी अब तक जो हमारे क्रम से जो टॉपिक हुए थे, जो पढ़ा था, उसमें आपने सबसे पहले भाषा, वर्ण विचार, उसके बाद हमने संधि, समास, फिर आपने विकारी शब्द पढ़े जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम पढ़ रहे हैं। आगे हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें अविकारी शब्दों के भी जो आपके 6 भेद हैं उन्हें हम क्रम से, जिसमें आपके विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपके जिसमें इसके साथ ही अपने निपात है, अव्यय आदि सभी को हम पढ़ लेंगे क्रम से। सकारात्मक, नकारात्मक आदि भेदों को तो हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें हमने विकारी शब्दों के टॉपिक पढ़े हैं। विकारी शब्दों में आपने क्रम से संज्ञा को पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा, फिर विशेषण पढ़ा और फिर अपना क्रम से टॉपिक था जो आपके वो पढ़ रहे थे हम क्रिया। और क्रिया में भी अब से पूर्व हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे क्रिया के, वो आप पढ़ चुके हैं क्रिया के भेदों को। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी कि जहां किसी भी वाक्य में उसकी पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो आपके सकर्मक क्रिया होती है, और जहां सकर्मक क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अर्थात जिस वाक्य में एक कर्म हो वो एक कर्मक और जिसमें 2 कर्म हो वो द्विकर्मक। इसी क्रम में हमने अकर्मक क्रिया को पढ़ा, जहां किसी भी वाक्य में वाक्य की पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्ता के साथ ही वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देता, वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद थे, जिसमें सकर्मक और अकर्मक को हमने पढ़ा। उसी क्रम में काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए थे, जिसमें आपकी भूतकालिक क्रिया जो पहले हो चुकी है क्रिया उसके लिए, जिसमें था, थे, थी आदि आते हैं। फिर हमने वर्तमान काल की क्रिया, जहां कार्य जो जस्ट चल रहा हो, क्रिया हो रही हो, रहा है, रही है, रहे हैं आदि जिनका प्रयोग हो। और उसी क्रम में भविष्यकालीन क्रिया, जिसमें भविष्य में कोई क्रिया होने का संकेत हो, जिसमें गा, गेगी आदि का प्रयोग किया जाए। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब उसी क्रम में रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद होते हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे। रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है? 8, जो हम पढ़ रहे थे। और 8 भेदों के लिए हमने नाम को जानने के लिए ट्रिक देखी थी, जिसमें है सास पैसा नाप 80। सास पैसा नाप 80, सासे जैसे हम लें सामान्य क्रिया, फिर आपके सैसे संयुक्त क्रिया, पैसे प्रेरणार्थक, और फिर नाप, सास, पैसा, सासे फिर आपके सह जाती है, ना से नाम धातु, और पैसे पूर्वकालिक, फिर आपके सह से सहायक क्रिया, और पैसा नाप 80 ऐसे अनुकरणात्मक क्रिया। इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया के रचना व प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। तो आइए हम क्रम से उन 8 भेदों को देखते हैं। तो आज हम रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद होते हैं उन्हें ही पढ़ रहे थे, जिसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं इन नामों को, सास पैसा नाप 80। अब यहाँ जो 8 भेद है उन्हीं को हमने क्रम से जाना है। सासे आपके सबसे पहले सामान्य क्रिया, फिर सैसे आपके संयुक्त क्रिया, फिर पैसे प्रेरणार्थक क्रिया, फिर आपके सासे सहजातीय क्रिया, फिर नासे नाम धातु क्रिया, फिर पैसे पूर्वकालिक क्रिया, फिर ऐसे अनुकरणात्मक क्रिया, और लास्ट में सी से फिर आपके सहायक क्रिया। इस प्रकार हमने क्रिया के ये 8 वेदों को, रचना व प्रयोग के आधार पर 8 वेदों को देखा। तो क्रम से सभी को हम समझते हैं। तो सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया। पहला भेद हो जाता है सामान्य क्रिया।
फिर आपके दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक, चौथा सहजातीय, पांचवा नाम धातु, छठा पूर्वकालिक, सातवां अनुकरणात्मक और आठवां हो जाएगा सहायक क्रिया। इस प्रकार रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 8। तो आइए देखिए, सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है तो वह कौन सी क्रिया होती है? आपकी सामान्य क्रिया। कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे बच्चा रोता है या राधा खाना बनाती है, तो यहां बच्चा जो करता है और वो क्रिया कर रहा है रोने की, तो यहां सामान्य क्रिया यानी एक क्रिया का बोध है। राधा खाना बनाती है, राधा जो कि करता है क्रिया बनाने का, और क्या बनाती? खाना, एक कर्म है। तो यहां आप देखते हैं कि जो ये सामान्य क्रिया है जिसमें एक ही क्रिया का बोध हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी क्रिया है आपके संयुक्त क्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी संयुक्त मिली जुले क्रियाओं से बनने वाले। अब देखो संयुक्त क्रिया, वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं से निर्मित होकर एक ही क्रिया का काम करे वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। कहने का मतलब दो क्रियाएं हो एक साथ, लेकिन उनमें एक ही क्रिया कार्य करती है मिलकर भी, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में आपके रंजक क्रिया, कौन सी क्रिया है? रंजक क्रिया, संयोजी क्रिया और आपके सहायक क्रिया आदि का योग हो जाता, अर्थात इनके साथ मिलकर कौन सी क्रिया बनती है? आपकी संयुक्त क्रिया। रंजक क्रिया, संयोजी क्रिया और सहायक क्रिया। रंजक यानी क्रिया में विशेषता, बल भरने आदि का काम करती है। संयोजी क्रिया क्रिया की इच्छा निच्छा का बोध कराती है, और सहायक क्रिया क्रिया के समय का बोध कराती है, जिसे अलग से हम पढ़ रहे हैं। तो यहां संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं हैं जो दो क्रियाओं से निर्मित होकर एक ही क्रिया का काम करे, तो वो कौन सी क्रियाएं कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे पहला वाक्य, राधा ने खाना बना लिया, तो यहां राधा करता है, उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही वो है बनाने की, लेकिन यहां लिया आदि जो क्रियाएं ली है वो आपके रंजक आदि क्रिया का बोध हो रहा है। कहने का मतलब रंजक क्रियाएं 8 प्रकार की होती है ये भी, जिसमें इसका ट्रिक है, इसे याद करने की ट्रिक आप ले सकते हैं रंजक क्रिया को याद करने की। आ जाऊं डाल पर, डाल पे बेद, आ जाऊं डाल पे बेद, आ जाऊं डाल पे बेद। तो यहाँ आपके आ से आना, जा से जाना, ऊ से उठना, डा से डालना, ले से लेना, पे से पढ़ना, बै से बैठना और डै से डालना, दै से देना, लास्ट में वेद, आ जाऊं डाल पर वेद, दै से देना। तो हमने देखा ये रंजक क्रिया भी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। तो इस प्रकार जब संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ आपके या तो रंजक क्रिया जुड़ी होती है या संयोजी क्रिया या सहायक क्रिया जुड़ी होती है और वो एक ही क्रिया का बोध कराती है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी? आपके संयुक्त क्रिया। राधा ने खाना बना लिया, तो यहां बनाना मुख्य क्रिया, उसके साथ लिया आदि रंजक क्रिया का बोध हो रहा है। लेना, आ जाऊं डाल ले से लेना, तो लिया शब्द आदि यहां इस क्रिया में आपके बल आदि भरने का कार्य है। मोहन पेड़ से कूद पड़ा, तो यहां पैसे पढ़ना पड़ा आदि शब्द मोहन करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है कूदने की, लेकिन पड़ा आदि क्रिया में बल भरने का कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। तीसरा, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, पक्षी करता है, इसमें क्रिया उड़ने की कर रहा है, तो करते हैं आदि जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो आपके समय आदि का बोध करा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं आपके रंजक क्रिया आदि का बोध कराते हैं। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाए? संयोजी, जिसमें आपके इच्छा निच्छा का बोध है। और अगला है मैंने पुस्तक पढ़ ली, मेरे द्वारा क्या पढ़ ली गई है? पुस्तक। तो यहाँ लेना ली आदि कर्ता में, और मुख्य क्रिया पढ़ना, उसके साथ ली आदि है, वो क्या जुड़ी हुई है? आपके रंजक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने देखा संयुक्त क्रिया में जो मुख्य क्रिया होती है
उस मुख्य क्रिया के साथ या तो रंजक क्रिया या संयोजी क्रिया, सहायक क्रिया आदि जुड़कर मुख्य क्रिया के अर्थ को ही प्रकट करती है, अर्थात वो सभी क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का बोध कराती, तो वहां कौन सी क्रिया हो जाती है? संयुक्त क्रिया। अगली तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, देखो क्रिया के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि जो ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देकर करवाई जा रही हो। तो देखिए, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ने कर प्रेरणा के माध्यम से किसी और से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करे, तो वो कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक। जैसे अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाता है, मोहन राधा से गृह कार्य करवाता है, सोहन ने नाई से बाल कटवाए। तो देखिए यहां प्रेरणार्थक क्रिया है, अध्यापक करता है, उसके द्वारा मुख्य कार्य छात्रों से क्या लिखवाना है? निबंध। खुद ने लिखकर छात्रों से लिखवाया जा रहा है, यानी प्रेरित करके। अगला, मोहन राधा से गृह कार्य करवाता है, मोहन खुद कार्य ने करके राधा से कहकर यानी प्रेरित करके करवा रहा है। सोहन नाई से बाल कटवाता है, तो या कटवाए, तो सोहन ने नाई के द्वारा अपने क्या कटवाए हैं? बाल। तो वो क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया ने करके किसी और को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है? आपके प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया है, उसके भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसा कि हमने देखा यहाँ जो कर्ता है किसी एक को ही प्रेरित कर रहा है, तो वहां प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, और जहां कर्ता किसी एक को प्रेरित करे और वो भी किसी और को प्रेरित करे, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। जैसे राजू नाई से कहकर अपने नौकर से दूब कटवाता है, जो मोहन नाई से कहकर अपने नौकर से दूब कटवाता है। तो मोहन ने पहले नाई से कहा, फिर नाई ने उसके नौकर से कहा, फिर उसके घर दूब कटी। कहने का मतलब जब दो यानी कि कर्ता द्वारा किसी एक को प्रेरित किया जाए, वो किसी अन्य को करे, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अगला, सजातीय क्रिया, यानी कि वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर, यानी कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ में प्रयुक्त होते हो, या कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से प्रयुक्त हो, तो वहां कौन सी क्रिया हो जाती है? सजातीय क्रिया। जैसे सजातीय यानी एक ही जाति के, अर्थात एक ही कर्म से क्या हो? कर्म और क्रिया। मोनिका ने पढ़ाई पढ़ी, मोनिका करता, उसके द्वारा क्रिया की गई है पढ़ने की, और क्या पढ़ी? पढ़ाई। तो पढ़ धातु से यहाँ आपके पढ़ाई और पढ़ी दोनों यानी कर्म और क्रिया का निर्माण हुआ है। राजा ने चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, तो यहाँ हम देखते हैं राजा द्वारा चढ़ाई चढ़ना मुख्य क्रिया है, तो यहाँ चढ़ाई कर्म है, तो कर्म और क्रिया दोनों चंड धातु से है। वीर ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो वीर के द्वारा लड़ाइयाँ लड़ना, तो लड़ाई लड़ धातु से बनी है, लड़ाई और लड़ना। श्यामा ने खाना खाया, तो खाना और खाया ये दोनों खा धातु से। तो हमने देखा जब किसी क्रिया में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अपने सजातीय क्रिया। अगली, नाम धातु क्रिया, यानी कि नाम धातु वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है, उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया। यानी कि जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से संज्ञा का क्रिया का निर्माण होता है, तो वो क्रियाएं कहलाती है नाम धातु। जैसे वाक्य है, सीता बहुत बतियाती है, बातें करना, बात से बतियाना बना है, तो यहां सीता करता है, क्रिया कर रही है वो बतियाने का, तो यहां बतियाना शब्द बात से बना है, तो बात संज्ञा से बतियाना बनना ही क्या हो गया? आपके नाम धातु। पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई, लात से लतियाना बना है, तो यहां संज्ञा से यहां क्रिया का निर्माण हुआ है। तीसरा वाक्य, राधिका शर्माने लगी है, शर्म से शर्माना। राजू बात बात पर गरमाता है, गर्म से गरमाना। तो ये क्रियाएं
जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से, जैसे सर्म है, गर्म है आदि विशेषण शब्दों से निर्मित है, तो वो क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु। इसी क्रम में अपनी छठी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। जब किसी वाक्य में, देखो यहां पूर्वकालिक, पूर्व यानी कि कोई क्रिया पूर्व में पहले कर दी हो, पूर्व के काल में, पूर्व के समय में, और तब कोई अन्य क्रिया की जाए। तो जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पूर्व संपन्न हुई हो तथा कर या करके जुड़कर अर्थ प्रकट करती हो, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। कहने का मतलब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हो तो कर्ता द्वारा एक क्रिया पूर्ण करके तुरंत दूसरी स्टार्ट कर दी जाए, शुरू कर दी जाए, तो वो पहले वाली क्रिया जिसमें कर या करके जुड़ा हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक। देखिए जैसे बच्चा खेलकर घर आया, तो बच्चा जो करता है वो पहले खेला है, खेल कर और फिर घर आया है, तो उसने पहले तो खेलने का कार्य किया है फिर घर आने का, तो पहले वाली क्रिया है जिसमें कर आदि जुड़ा है वो हो जाएगी पूर्वकालिक। ऐसे ही मोना खाना बनाकर खाने लगी, तो पहले उसने, मोना ने जो करता है उसने पहले खाना बनाया है, बनाकर फिर खाने लगी, तो कर जुड़ने से ये आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक। ऐसी बहू देखकर शर्माने लगी, तो यहां बहू जो देखकर पहले देखा है उसके बाद शर्माई है, तो यहां पहले एक क्रिया पूर्ण करके तुरंत दूसरी शुरू की है, तो यहां पहले वाली क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक। ऐसे ही चोर उठकर भाग गया, पहले वो उठा है, उठकर फिर उसने किस क्रिया को किया है? भागने की को। तो हमने देखा जब किसी वाक्य में एक क्रिया पूर्ण करके तुरंत दूसरी शुरू की जाए तो पहली वाली क्रिया जिसमें कर या करके जुड़ा हो वो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक। अगला सातवीं क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया। देखो नाम से अनुकरण किया हो, किसी ने कहा उसको अपनाया हो ऐसा भाव। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हमारे द्वारा जिन क्रियाओं का निर्माण कर लिया जाता है वे अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। या तो वास्तविक ध्वनि हो या अनुकरण, उसके माध्यम से आप किसी की ध्वनि को अपना लो और उसके आधार पर किसी क्रिया का प्रयोग करो, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनुकरणात्मक। जैसे आज यहां मक्खियां भिन्न भिना रही है, तो भिन्न भिनाना, मक्खियों की भिन्न भिन्न आवाज होती है, तो उस आवाज से हमने यहां मक्खियों की आवाज का अनुकरण करके ये क्रिया का निर्माण किया है, तो यहां आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनुकरणात्मक। ऐसे ही आपका अस्तबल में घोड़े हिन हिना रहे हैं, तो घोड़ों का हिन हिनाना, तो घोड़ों की जो आवाज है, उनके बोलने का जो क्रिया है उसके माध्यम से यहां क्रिया का निर्माण किया है। इसी प्रकार तीसरा, पिता ने पुत्र की जीत पर पीठ थपथपाई, थपथपाना, तो यहां पिता द्वारा पुत्र की जीत पर उसे थपथपाना, शाबाशी आदि देना, तो ये अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से हमारे द्वारा जिन क्रियाओं का निर्माण किया जाता है वो कौन सी क्रियाएं हैं? अनुकरणात्मक। अनुकरण करके। आठवीं लास्ट, सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया, या कह सकते हैं मूल क्रिया के समय का बोध कराने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक क्रिया। यानी कि कोई भी क्रिया है उसमें मूल क्रिया के साथ उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए या मूल क्रिया के समय का बोध कराने के लिए जो क्रिया जुड़ी हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? पढ़ने की। तो क्रिया मुख्य तो है पढ़ना, लेकिन रहा है। या श्यामा खाना बनाएगी, तो श्यामा द्वारा क्रिया की जा रही है बनाने की, लेकिन खाना बनाएगी यहां गागेगी का। कृष्णा पढ़ने जाती थी, तो यहां कृष्णा द्वारा मुख्य क्रिया जाना था, तो थी जुड़ा हुआ है। रोहित जयपुर जाएगा, गा जुड़ा हुआ है।
जाना मूल क्रिया उसके साथ गागेगी, या था थे थी, या रहा है रही है आदि। तो ये क्रिया मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया उसको पूर्णता रूप देने के लिए कार्य कर रही है या उसका समय का बोध करा रही है। तो ऐसी क्रियाएं कौन सी क्रिया हो जाती है? अपनी सहायक क्रिया। तो दोस्तों देखिए, हमने देखा कि क्रिया जो रचना वह प्रयोग के आधार पर कितने भेदों की होती है? 8, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से सरलता से याद कर सकते हैं। जो हमने देखा, सास पैसा नाप 80, जिसमें सास से सामान्य क्रिया, सै से संयुक्त, प्रे से प्रेरणार्थक, सास से फिर सहजातीय, ना से नाम धातु, पै से पूर्वकालिक, ऐसे अनुकरणात्मक और सी से सहायक क्रिया। तो इस प्रकार आपने क्रिया टॉपिक है उसे हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आपको किसी भी क्रिया को पढ़ते समय, जैसे हमने पूर्व में सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को पढ़ा, आपने उसके बाद जो अपने काल के आधार पर जो भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक क्रियाएं पढ़ी, और ये प्रयोग व रचना के आधार पर 8 क्रियाएं पढ़ी। कहीं भी किसी भी क्रियाओं को पढ़ते समय या अन्य पढ़े हुए टॉपिकों में कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। और अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी सहयोग दें और हमारा उत्साहवर्धन करें, और जिससे कि आपके लिए और भी अच्छा बेस्ट से बेस्ट मैटर उपलब्ध करवाए। और रीट तक जो अपनी भर्ती रीट परीक्षा है 23-24 जुलाई का जो समय निश्चित है, उससे पहले हम रीट से संबंधित व्याकरण के टॉपिक जो अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी उपयोगी है तो वो हम पढ़ेंगे। जैसे आज हमारे विकारी शब्द कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद अविकारी शब्दों की अगली कक्षा रहेगी। तो आप सभी जुड़े रहे, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। जैसे कि रीट में आपने देखा कि हम जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आप जो अपने जो कोई भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का जब आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे तो उसमें अपने काव्य शास्त्र के भी, जैसे रस छंद अलंकारों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपका काव्य शास्त्र प्लस हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, तो वो उसी बेसिस से पहले वो लिया गया है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह पढ़े, डीपली पढ़े, कोई समस्या है तो पूछे और समाधान पाए, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।